ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो गया, CH3I लिक्विड है, हायर मेंबर्स आर सॉलिड, तो ये कभी नहीं पूछने वाला कौन लिक्विड कौन सा सॉलिड। क्लियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पूछते बोल। उसके बाद क्या हो गया, ये कहीं कहीं नीट लेवल के एग्जाम में पूछ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, RI RBR RCL RF। तो ये तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास से है ना बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, RI मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो ग्रेटर होगा देन RBR देन RCL देन RF, यही होगा ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा RI, वरद ये तुम्हारा स्टार्ट हो गया, RCL RF यही है ना। अब डेंसिटी की बात करें हम लोग तो क्या होगा, RI इज ग्रेटर देन RBR, ये दोनों हैवियर देन वाटर है, हैवियर देन वाटर। उसके बाद क्या होगा, RCL RF लाइटर है, यही है ना। तो डेंसिटी ये दोनों की ज्यादा पड़ जाती है। जबकि एल्केन में क्या होता है, ऑल एल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। एल्केन का मॉलिक्यूलर मास कम ही रहता है, मतलब वैंडरवाल फोर्स जब वो आ भी जाए, हैवी भी रहा मॉलिक्यूलर मास, तो भी वैंडरवाल फोर्स इतना कम रहता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर रहता है, तो फ्लोट करता है। अब ये क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, आर का पार्ट है ना, तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसके बाद एक टेस्ट है, RX को कॉपर वायर पे हीट करो तो क्या होगा, ग्रीन एज फ्लेम आएगा। ये सब नीट लेवल क्वेश्चन हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब पूछ के क्या करेगा। मतलब ये क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड है, फिर भी याद कर लेना, मेंस में तो कभी भी दे सकते हैं ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा, क्या होता है, स्टेबिलिटी ये क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी लोएस्ट आएगा ना इसका। RI तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी लोएस्ट है, इसीलिए SN1 E1 में RI फेवर करते हैं, तुरंत आयोडीन निकल जाता है। तो स्टेबिलिटी RF की ज्यादा है, अल्काइल फ्लोराइड की, अल्काइल आयोडाइड से कम है। RI की स्टेबिलिटी इतनी कम है कि इसे सिर्फ HNU दे दो, मतलब सनलाइट में ले आ दो, तो RR बन जाएगा I2 बाहर। डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन, HF HCl HBr HI, क्या होता है डाइपोल मोमेंट, डिक्रीजेस, ये ज्यादा पोलर है, HF इज मोर पोलर। तो डाइपोल मोमेंट क्या मेजर करता है, पोलैरिटी ना। HF कम पोलर है तो उसकी पोलैरिटी कम आएगी। बट CH3F CH3Cl CH3Br CH3I ले लो, तो ये इधर चला जाता है, CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F। इसमें कार्बन क्लोरीन है ना, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस उतना मैटर नहीं करता, साइज अचानक यहाँ पे बढ़ गया। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इक्वल टू डेल्टा इंटू डी ना, तो डी वाला फैक्टर ज्यादा पड़ जाता है। तो CH3Cl ग्रेटर देन CH3F देन CH3Br देन CH3I। किसी किसी ऑब्जेक्टिव में आते रहता है केमिकल बॉन्डिंग में, यूजुअली हम लोग ने किया था केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चंस का, याद आ गया अभी। आयरन हैलाइड्स तक सब है। अभी पुल टी किधर है,
Okay. So dipole moment CH3Cl is greater than CH3F. Next part, chemical properties पे चले हम लोग. केमिकल प्रॉपर्टीज में RX का क्या बनेगा? वही सब सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन. सब्स्टिट्यूशन में SN1, SN2, SNI पूरा डिटेल हो चुका है. तो वो इसीलिए बोला था कि यही मैंने SN1, SN2, SNAR सब हो चुका है, फिर भी यहाँ पे रिपीट कर ले रहे हैं एक बार. SN1, SN2, SNAR थोड़ा बहुत रिपीट करते हैं. SNI ये सब था ना. पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है? RX प्लस NaOH. OH माइनस सब्स्टिट्यूट, ये क्या होगा? ROH ना, तो ये एक्वस NaOH रहेगा, तो ये करना अल्कोहलिक NaOH रहा तो उसमें और स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता, तो एलिमिनेशन था. एक्वस NaOH सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक NaOH या KOH एलिमिनेशन. RX के साथ H2O भी वही करेगा, ROH. ये SN1 वो SN2 की ओर गया था, 2 डिग्री था, तो RONA ये भी याद होगा, ROR बनता था. ये था विलियमसन ईथर सिंथेसिस था ना. इसमें RX 2 डिग्री 3 डिग्री रहे, तो क्या लेना था तुम्हें? एलिमिनेशन प्रोडक्ट. RX के साथ NaI एसीटोन, फिंकस्टीन, ये भी क्या था अभी? RX के साथ NH3 नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करके बाहर किया था, RNH2 आ गया. फर्दर RX से रिएक्ट करके R2NH होगा. फर्दर RX से रिएक्ट करके क्या होगा? वो हॉफमैन होमोनोलिसिस, R3N. उसके बाद HX से RX से रिएक्ट किया तो क्वाटर्नरी सॉल्ट, R4N प्लस X माइनस. ये क्वाटर्नरी सॉल्ट का एलिमिनेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था शायद. अब कितने लोगों को याद है वो बताओ. N प्लस यहाँ पे X माइनस है. AgOH के साथ हिट कर दें, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा वो? हाँ, दर्शन का राइट है. नहीं, एलिमिनेट हो जाता था. AgX प्रेसिपिटेट होगा. फ्री रेडिकल नहीं, E1CB. नहीं अनुराग, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है. IIT में कई बार का रिपीटेड. हाँ, IIT का कई बार का रिपीटेड तो वही है ना, जो बार बार सबसे रॉन्ग होता है, जल्दी याद नहीं होता. जो जल्दी याद नहीं होगा IIT बार बार रिपीट करेगा. हाँ अनुराग, अभी सही है. दर्शन का सही था. और कोई नहीं, बस दो ही आंसर, अनुराग और दर्शन. नो कौशल, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है.
ये जानबूझ के आईआईटी देते रहा ये वाला क्वेश्चन बार बार, सोचो क्यों। ऑर्गेनिक का ट्रेंड पकड़ना बहुत इजी हो जाता है। 41 ईयर्स आईआईटी जेई जो भी है, 43 ईयर्स, उसको सॉल्व कर लो, मालूम चल जाता है, यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एजी एक्सप्रेस प्रेसिपिटेट होगा। तीनों एल्कीन नहीं, E1 CB मैकेनिज्म, N+ SR2+ NR3+, SR2+ NR3+, ये सब रहे तो मैकेनिज्म क्या था, या फ्लोरीन, E1 CB। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, तो कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? मोस्ट एसिडिक तो यही पड़ा ना, मोस्ट एसिडिक। OH- इसी को लेके निकल जाएगा, फिर कंजुगेट बेस बनेगा, माइनस चार्ज, वो शिफ्ट किया ये ग्रुप बाहर। ये दोनों लेस एसिडिक है, क्यों? यहाँ प्लस आई है, ये दोनों का प्लस आई है ना, इसलिए सबसे छोटा मेंबर बनाना था। HEME किया था ना, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, वहां पे निगेटिव चार्ज लेस एसिडिक है, ये दो बीटा हाइड्रोजन लेस एसिडिक, इसलिए नहीं चूज किया। यहाँ बीटा हाइड्रोजन लोगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया, ये माइनस चार्ज आ जाएगा, तो CH3 क्या करेगा, प्लस आई से डिस्टेबल करेगा ना, इसीलिए हाइड्रोजन क्या है, लेस एसिडिक। उससे भी ज्यादा लेस एसिडिक तो ये लिस्ट एसिडिक, क्यों? इसका प्लस आई और बड़ा है, तो मोस्ट एसिडिक यही है, तो इसी से निकलेगा। इसका एक और एग्जांपल दिया था HEME में, याद करो। CH3I एक्सेस, फिर AgOH हीट, क्या बना था? पहले तो यहाँ पे NH था, NMe आ जाएगा, Me क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया, यही था ना। यानी अब एलिमिनेट करना है, ये अल्फा कार्बन जहां से अटैच है अल्फा, ये तो अपना बॉन्ड लेके बाहर जाएगा ना, और बीटा ये होगा, या बीटा ये हुआ, या बीटा ये हुआ, कौन सा बीटा ज्यादा एसिडिक है? जो टर्मिनल पे होगा, मोस्ट एसिडिक। इसको कोई प्लस आई डिस्टेबल करने वाला नहीं है, तो पहले क्या होगा, ये माइनस बन जाएगा, फिर NMe के साथ प्लस, E1 CB, यही था ना। अगले स्टेप में कंजुगेट बेस इधर, ये बाहर, इसको फिर से HEME कर दें तो क्या हुआ था, यहाँ पे एक और रहेगा, ऐसे करके NMe2 है। फिर से अल्फा और ये बीटा, इसी दोनों के बीच बॉन्ड आएगा ना, राइट। चलो, तो ये सब कैसे याद आ गया ना। नोट्स में ऐसे क्वेश्चन सब।
ओके क्लियर। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, और कौन सा था? ये सब पहले ही कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन, फिर भी लिस्ट मैंने दे दिया यहाँ पे। आर एक्स के साथ आर सी ओ ए जी ले लिया जाए। ए जी एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हाँ आर सी ओ आर, ये एस्टर बन गया ना, सिल्वर सॉल्ट। और उसको बी आर टू और सी सी एल फोर दे देते तो सिल्वर सॉल्ट का, ये कल के लेक्चर में था, अनस्टिकर रिएक्शन आर बी आर। ओके, आर एक्स प्लस एल आई एल एच फोर कंप्लीटली कर चुके हम लोग। कि आर एच आता है, कब आता था? 1 डिग्री 2 डिग्री। 3 डिग्री में क्या बना था? एल्कीन ना। फिर एन ए बी एच फोर, ये भी कर चुके हम लोग। ये 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ प्रोडक्ट देगा। ये 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ आर एच है ना, 1 डिग्री के साथ प्रोडक्ट नहीं था। टीपीटीएच, ऑल आर एक्स को, जो कुछ भी हो मतलब ही नहीं है, विनाइल है राइल है सबको आर एच बना देता था। ये सब किया हुआ हम लोग का। सिमिलरली आर सी ट्रिपल वन सी एन है प्लस आर एक्स, अगेन ये अटैक करके बाहर करेगा। आर सी ट्रिपल वन सी आर, स्टेप अप रिएक्शन, अल्काइन को बड़ा कर दिया हम लोगों ने, आर ऐड किया। ये भी क्या होना चाहिए? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे एलिमिनेशन की ओर चला जाएगा। आर एक्स प्लस एन ए टू एस, वही सल्फर का जो अटैक करेगा, आर एक्स प्लस, नोट्स में से है। हाँ नोट्स में दिया हुआ है ना, देखो ये सब किया हुआ है, इसलिए मैंने डिटेल में किया है, जस्ट याद दिला रहा हूँ कि ये सब किया हुआ है। एक्चुअली मुझे छोड़ देना चाहिए कि ये सब तो किया हुआ है ना। नोट्स में फिर भी यहाँ पे समअप किया हुआ है कि हाँ ये सब रिएक्शन कर चुके हैं, जैसे आर एक्स प्लस एन आई और एसीटोन, सिंकस्टीन पहले भी किया था, कल भी किया था, ये सब है ना। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे देखो कौन कौन सा। नेक्स्ट पेज पे मैंने स्टार्ट हो रहा है, 3 रिएजेंट जो नहीं बताया था, ये सब किए हुए थे है ना। देखो, रिएक्शन विथ व्हाट? NaCN और AgCN। आर एक्स लोगे और NaCN लोगे तो इसमें Na प्लस और Cn माइनस आयोनिक बॉन्ड होगा, तो ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब इसमें दो साइट है अटैक करने का, कार्बन और नाइट्रोजन। विच विल अटैक? कार्बन का निगेटिव चार्ज कि नाइट्रोजन का लोन पेयर? ये फेवर्ड होगा ना, वो स्ट्रॉन्गर बेस पड़ गया, हार्ड बेस पड़ गया, तो ये RCN बना लेगा। और नाइट्रोजन का लोन पे अटैक करता था RNC बनता, तो ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। बट RX के साथ AgCN ले लो तो ये कोवैलेंट है, तो जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा, तब क्या होगा? तब नाइट्रोजन का लोन पेयर ही अटैक कर सकता है। RCN NaCN C माइनस और Na प्लस है, यहाँ पे Cn माइनस है, तो कौन सा एंड अटैक करेगा? कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कार्बन अटैक करेगा कि नाइट्रोजन? हाँ तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज है ना, तो वही अटैक करेगा ना आर पे। कार्बन पे कार्बन का निगेटिव चार्ज अटैक किया था, क्या हो गया? ये बाहर चला जाएगा, RCN बन गया ना। कार्बन पे निगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग बेस था, याद करो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये तो वैसे ही वीक पड़ गया। नाइट्रोजन पे माइनस रहता, कार्बन पे माइनस रहता, तो भी कार्बन ही अटैक करता। स्ट्रॉन्गर बेस कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हुआ भाई? हाय अपन, क्लियर हो गया?
हाँ तो अब AgCN लोगे तब तो ये कोई चांस ही नहीं बचा, यही बचेगा ना, तब नाइट्रोजन का लोन पेयर ही है। अब तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है, ये बॉन्ड ही को क्या हो गया, कोवेलेंट हो गया ना। कोवेलेंट होने पे कार्बन पे अटैक नहीं हो पा रहा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ही अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा ये RNC ना। AgCN नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक, तो RNC बन जाएगा। अब NaNO2 और AgNO2 के साथ क्या होगा, RH ले लो, NaNO2 क्या बनाएगा, Na+O-, डबल बॉन्ड N, ये आयनिक हो गया। अब बताओ कौन सा अटैक करेगा इसमें, दो साइड है ये दोनों पे O पे निगेटिव चार्ज सेम होगा, -हाफ रेजोनेंस है, और एक लोन पेयर वाला है। नाइट्रोजन पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन पास -हाफ है, तो ऑक्सीजन पास निगेटिव है, तो यही स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा ना, मतलब NaOH और NH3। ऑक्सीजन NaOH और NH3 लोगे तो OH निगेटिव, वो जो स्ट्रॉन्ग बेस पड़ जाता है, और NH3 वीक पड़ जाता है, लोन पेयर है ना, निगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्गर बेस होता है, तो ये अटैक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RONO, इसका नेम क्या होगा, अल्काइल। और HNO2 का निगेटिव पार्ट है ये, इसका नेम क्या था, सोडियम नाइट्राइट, ऐसे था ना, इसका नेम होगा अल्काइल नाइट्राइट, यही होगा ना। वो माइनर आएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अटैक करेगा, बट वो माइनर होगा, +RNO2 माइनर, मतलब नाइट्रोजन कैसे रुक सकता है, वो भी तो तुम्हारा बेस है ही ना, वो भी जाके कुछ मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। मगर ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी तेज अटैक करने की, ऑक्सीजन की, क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस है और डेल्टा माइनस है, तो मोस्टली इसके पास कौन अट्रैक्ट होगा, निगेटिव चार्ज ना, लोन पेयर कम अट्रैक्ट होगा, तो RNO2 बनेगा, बट वो माइनर होगा। RNO2 का नेम क्या है, नाइट्रो एल्केन। RONO मेजर क्यों, अच्छा, तो इसका मतलब पहले वाला भी नहीं क्लियर हुआ होगा तुम्हारा। बेसिक स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम है क्या, अच्छा समझ में आ गया, ओके। ओ पे निगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जिस पे निगेटिव चार्ज होता है वही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वही अटैक करेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन और R का बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन अटैक करता तो R और N का बॉन्ड बनता, R और N का बॉन्ड बनेगा तो क्या बनता, RNO2 ना, ये माइनर होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर कम ही अटैक करेगा, वो माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वही अटैक कर जाएगा ना। ओके, अच्छा समझ में आ गया, ओके। RH के साथ AgNO2, फिर तो वही प्रॉब्लम है, AgNO2 क्या होगा, कोवैलेंट, अब तो निगेटिव चार्ज किसी पे नहीं है, तब क्या होगा, तब क्या अटैक करेगा, हाँ तब नाइट्रोजन का लोन पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये एक्स बार, हाँ तो ये बन जाएगा RNO2, ये मेजर, और RONO माइनस। बट यदि RX 2 डिग्री हो जाए, 3 डिग्री हो जाए, इट डज नॉट फेवर वर्ड SN2, तब ये AgX निकल के SN1 की ओर जाएगा, तब ये SN1 की ओर गया, AgX प्रेसिपिटेट हो गया, तो कार्बोकेटाइन बन गया ना, कार्बोकेटाइन बन गया, तो वो पे निगेटिव चार्ज आ गया, तब यहाँ पे क्या बन गया, RONO मेजर आ जाएगा ना फिर। बट ये आज तक कभी पूछा नहीं आईटी में ये वाला पार्ट, तो कभी एडवांस में पूछ सकता है वो। एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस है ही नहीं, RO- चाहिए, OH- भी जल्दी एलिमिनेट नहीं करता, RO-, NH2- वो सब चाहिए।
वो कहाँ है, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस वगैरह। हाँ, O का माइनस हो गया, वो रेजोनेंस से माइनस हाफ आ गया, बट निगेटिव चार्ज है ना। माइनस तो आयनिक बॉन्ड का क्या होगा? लास्ट वाला 2 डिग्री वाला है ना। ओके, देखो, आयनिक बॉन्ड में तो दर्शन का क्या डाउट है कि वो आयनिक बॉन्ड का क्या होगा? आयनिक बॉन्ड तो इंटरेक्शन है जस्ट ना, किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, K प्लस O एन डबल बॉन्ड O, रेजोनेंस ओवरऑल चार्ज क्या होगा इस पे? -1। यहाँ पे चार्ज आएगा -1/2, यहाँ पे -1/2। तो बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं है। और बाकी बचा RX के साथ इसका बात करना है, जी नोट 3 डिग्री होगा तो नाइट्रोजन का लोन पर अटैक कर सकता है क्या? 3 डिग्री हो तो नाइट्रोजन का लोन पर अटैक कर सकता है, SN2 हो सकता है क्या? नहीं, तो SN2 नहीं होगा, ये SN1 को फेवर करने लगता है। क्यों? AgX प्रेसिपिटेट हो जाएगा, Ag प्लस और X माइनस। Ag प्लस और X माइनस बना तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? R प्लस बन गया, इसका X माइनस लेके गया, वो प्रेसिपिटेट हो गया, और यहाँ वो क्या छोड़ गया? ONO। तो यही इस पर अटैक करके RONO आया ना। तो RX के साथ AgNO2 करोगे तो AgX प्रेसिपिटेट होगा। 1 डिग्री में तो कार्बोकेटान बनाना मुश्किल है, बट 2 डिग्री 3 डिग्री में वो कार्बोकेटान बन जाएगा। क्यों? वो SN1 को फेवर करना स्टार्ट करता है ना। 3 डिग्री, 3 डिग्री SN1 को करता है, 2 डिग्री SN1 SN2 दोनों हो सकता है, बट Ag हो गया तो SN1 ही हो जाएगा, कार्बोकेटान बन जाएगा। कार्बोकेटान बन गया तो लिविंग बिहाइंड व्हाट, वो माइनस छोड़ के चला गया तो वो पे निगेटिव है, तो वही अटैच होकर RONO आएगा ना। तो 2 डिग्री 3 डिग्री में RONO ही मेजर होता है। क्लियर? 2 डिग्री 3 डिग्री यदि RX रहे तो AgX प्रेसिपिटेट होता है, तो प्रेसिपिटेट में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो काफी है कि कार्बोकेटाइन बन जाए। वो फिंकस्टीन जैसा है, उसका एसीटोन में क्या था? इंसॉल्युबल हुआ, प्रेसिपिटेशन के कारण ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, हेट्रोलिटिक फिजन R प्लस X माइनस में। तो 2 डिग्री 3 डिग्री आराम से हेट्रोलिटिक फिजन होकर R प्लस और X माइनस चला जाएगा, और एक बार R प्लस चला गया तब क्या होगा? तब तो O पे निगेटिव चार्ज है, वही आके अटैच होगा ना। ओके, क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट, अगला रिएक्शन किसके साथ है? RX विथ Ag2O। RX और Ag2O ले लो, फिर से AgX प्रेसिपिटेट हो रहा है, AgX प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? ROR ना। RX प्लस AgOH ले लो, मतलब मॉइस्ट Ag2O, तो वो बन जाएगा ROH। मॉइस्ट Ag2 क्या है? Ag2O प्लस H2O, इट गिव्स आउट AgOH। ओके, नेक्स्ट विलियमसन सिंथेसिस। ये भी पहले किया हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म में। RX है, RON है, ये अटैक करेगा, क्या होगा? ROR बनता था,
बट RX 1 डिग्री रहे तो बेटर, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो 2 डिग्री 3 डिग्री मेजर क्या चला जाएगा, एलिमिनेशन की ओर चला जाएगा। 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन प्लस एलिमिनेशन दोनों आता था, तो ये वेस्ट मेथड हो गया, और 3 डिग्री में पूरा एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस के कारण। विलियमसन याद है अभी, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में दिया रहेगा, ड्राई Ag2 है कि मॉइस्ट Ag2 है। मॉइस्ट Ag2 हुआ तो ये AgOH वाला भी वो हिट किया था ना, AgOH के साथ AgX बाहर और OH माइनस, यहाँ ROH बन गया। 2 डिग्री RX सब्स्टिट्यूशन प्लस एलिमिनेशन। CH3Cl प्लस C2H5ONA, क्या हो गया, अटैक करेगा बाहर, तो CH3O C2H5। 3 डिग्री दोगे तब क्या हो गया था, 3 डिग्री केवल इसी के साथ नहीं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस वो क्या करता, या जो बेस आएगा यहाँ से H हटा के बाहर, इसका पार्ट यहाँ Cl बाहर, तो CH2 डबल बॉन्ड C के साथ CH3। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, H माइनस ले लो, RO माइनस ले लो, NH2 माइनस, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। विलियमसन किया था ना, याद आया अभी, उसी के एग्जाम्पल है, देख लो एग्जाम्पल 1 2 3 क्लियर है। PHONO प्लस CH3Cl, वही है, वो माइनस अटैक किया, CH3 बाहर, 3 डिग्री में एलिमिनेशन हो गया, वही रिएक्शन 2 में। ये पहले कर चुके हैं विलियमसन सिंथेसिस ना, तो 3 डिग्री में एलिमिनेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, एल्कीन बनाना। थर्ड में PHONO और CH3Cl, हाँ वो क्लियर है। नेक्स्ट वाला, फोर्थ का एग्जांपल, ये Cl के साथ CH3ONA, तो यहाँ नो रिएक्शन, नो सब्स्टिट्यूशन, फिजिबल ही नहीं है कि इस पर अटैक करे। यहाँ मेजर क्या होगा, एलिमिनेशन इज मेजर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। 2 डिग्री RX, ये मेजर होगा, और इसका सब्स्टिट्यूशन माइनर होगा। अरे वो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ही है पूरा, हर जगह वो लोग रिएक्शन मैकेनिज्म अलग नहीं करते हैं, अल्काइल हैलाइड में वो सब बताते हैं, हम लोगों ने उसे दो पार्ट कर दिया, मैकेनिज्म अलग, ये अलग। पुराने नोट्स में डिटेल है, यहाँ पे जस्ट याद दिला रहा हूं मैं, 3 4 क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन करके, वहां तुम्हें 10 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होंगे। तुम बोलो पुराने और नए नोट्स में क्या डिफरेंस, पुराने नए नहीं, पुराने में डिटेल में है, मतलब वहां पे मैकेनिज्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2, तो फिर पूरा यहाँ क्यों कॉपी किया जाए, यहाँ उसी का 2 4 एग्जाम्पल रखा हुआ है। मतलब टीचर बस ये दिखाने के लिए करते हैं कि बिल्कुल छूट ना जाए, ऐसे लिख दूं कि हाँ ये पढ़ चुके हैं, लीव, अदर देन 2 4 एग्जाम्पल दिया रहा है कि हाँ हाँ, ऐसा ऐसा वाला कुछ एग्जाम्पल था, तो तुम्हें पूरा याद आना चाहिए विलियमसन सिंथेसिस का पेजेस। हाँ ये रिकैप है, मतलब स्मॉल में ये सब दिया हुआ है, यहाँ ये सब मेथड्स थे, एक बार देख लेना होगा तुम्हें। ओके, रिएक्शन विथ मेटल,
तो ये भी क्या हुआ, आर एक्स प्लस एन ए ड्राई था तो आर आर। अब ये नहीं कि पुराने और नए में क्या डिफरेंस है, ये बस यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस में दे दिया कि आर एक्स प्लस एन ए आर आर वर्ड्स था। वर्ड्स का डिटेल 3-4 पेज था तुम्हें एल्केन में, अब एल्केन में जाकर देखना होगा। एल्केन में याद करो वर्ड्स रिएक्शन, अब यहाँ पूरा वर्ड्स रिएक्शन रिपीट नहीं कर सकते। उसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन दिया हुआ फ्रैंकलैंड, आर एक्स प्लस जेड एन, ये भी वहां पे डिटेल था एक पेज में, आर आर बनता है, यही है ना। 90% यही सब तो है, 10% वाले हंस टिकर एक आ गया था, और एक दो न्यू आ जाएंगे, बस हो गया तुम्हारा। बाकी सब तो वही है ना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन उधर ही हो चुका है। आर एक्स प्लस एम जी, ये भी क्या हुआ ना, ड्राई ईथर। ये क्या बन जाता है, आर एम जी एक्स। तो हम लोग कहीं पे भी आर माइनस चाहिए, ये एम जी एक्स प्लस है, यही है ना। ये क्यों लेते हो, ईथर इसे डिसॉल्व करता है, ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा ना इस पे। आर एम जी एक्स डिसॉल्व्स इन ड्राई ईथर। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आर एम जी एक्स प्लस मॉइस्चर वाटर मिलता है, आर एच बन जाता था एल्केन। ओके नेक्स्ट वन, 4 मोल ऑफ C2H5Cl प्लस लेड दे दो, सोडियम एल्यूमिनियम का लेड, तो यहाँ पे क्या बना था, टेट्रा इथाइल लेड, C2H5 4 Pb। ये TeL क्या होता था, पेट्रोल वगैरह में यूज करते थे, वो उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा देता था, अनब्रांच को ब्रांच बनाता था वो, एंटी नॉकिंग एजेंट। नेक्स्ट वाला कौन सा है, आर एक्स प्लस एल आई, मतलब ये सब कहीं ना कहीं क्या हुआ है, आर एक्स प्लस एल आई गिलमैन रिएजेंट। ये कहां पे किया था, कोरी हाउस सिंथेसिस, पता ना, आर एल आई प्लस CuI R2CuLi, मतलब रिएक्शन रिपीट होते जाएंगे अब। क्लियर। नेक्स्ट है रिडक्शन, रिडक्शन तो अच्छे से याद होगा, आर एक्स को रिड्यूस करना है, H2Ni दे दो, ZnHCl दे दो, मैजिक रिएजेंट दे दो, TPTS दे दो, LiLH4 दो, NaBH4 दो, सब में RH आया था, याद आया ये। ओके। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मैंने दे दिया है, DMSO NH CO3, कई बुक में नहीं दिया हुआ, आज तक IIT में कभी नहीं आया, इसे अवॉइड कर सकते हो, बट कभी जेई एडवांस में दे दे तो दे दे, ऐसा है वाला हाल है। RCH2X प्लस DMSO, यदि 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बना देना, रिएजेंट याद कर लो, DMSO और NH CO3, यही है ना। या यूरोट्रोपिन दिया रहता RCHO, यही है ना। और 2 डिग्री रहा तो ऑक्सीडेशन करके क्या हो गया, कीटोन। इसका मैकेनिज्म भी मिल जाएगा, तुम गूगल पे टाइप करोगे तो, बट ये पढ़ना ही नहीं, बुक्स में है ही नहीं, फिर भी कम से कम प्रोडक्ट तो याद रखे। 1 डिग्री से एल्डिहाइड जा सकते हो, और 2 डिग्री से कीटोन जा सकते हो। CH2 6N4 वो कौन सा है, यूरोट्रोपिन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, 4 N ले लो, सबके बीच में CH2 डाल दो। ओके नेक्स्ट वन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन एल्केन का याद होगा, कि ब्यूटेन दिया था और एनहाइड्रस से LCl3 के साथ हिट किया था, आइसोमेराइजेशन। मैंने बोला था वेस्ट रिएक्शन ये नहीं पूछता, बस रिएजेंट याद कर लेना, कि AlCl3 होगा तो क्या होगा, एनहाइड्रस ही होना चाहिए, कहीं भी AlCl3 वगैरह एनहाइड्रस होता है, ऐसे आया था ना। अभी वही होगा, बस ये C की जगह Cl कर दो तो यहाँ पे Cl आ गया। तो ये इजी है, कैसे, एनहाइड्रस से LCl3 क्या करेगा, Cl माइनस को लेके गया, यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट होकर कार्बोकैटायन यहाँ पर आ गया, फिर से वो Cl माइनस इसको लौटा गया, तो इधर आ जाएगा। तो इससे हम लोग चेन आइसोमर क्रिएट कर रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन, ये भी एक वेस्ट रिएक्शन है।
ओके, और वही टेम्परेचर हाई कर दोगे तो एलिमिनेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन वाले का नहीं, MS 54 में भी नहीं है। नोट्स याद रखो, वो तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। बस नोट्स में तो पूरा देना पड़ता है ना। HI, यदि हाई टेम्परेचर दिया तो HI बाहर चलेगा, एल्कीन हो जाएगा। तो IIT को इन सब चीजों से मतलब नहीं होता जिसमें लर्निंग हो। उसको मैकेनिज्म चाहिए, रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और ऐसा। फ्री रेडिकल कहाँ से बनेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इन्वर्सन बनेगा नहीं बनेगा, वो सबसे मतलब है, मैकेनिज्म बेस्ट। तो लास्ट वाले में भी हिट करोगे तो HI चल जाएगा। तो ये सब लास्ट वाले वेस्ट रिएक्शन ही है सब। ओके, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो। पहला तो बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो ये सब क्या है, Cl2 के साथ एनहाइड्रस FeCl3 दे दो, क्या बन जाएगा इसमें? Cl+ बनता था और जाकर अटैक कर देगा। और ये यहाँ पे मिथाइल है तो क्या होगा, Cl कहाँ पे अटैक करेगा? अब ये ओरिएंटेशन आ गया ऑर्थो एंड पैरा पे। OP डायरेक्टिंग है ना। हाँ, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है ना, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 5 प्रोसेस पढ़ा है तुमने, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। हाँ, तो इसमें से ये एक था। ओके, और वही इसको, जैसे बेंजीन हो गया, यहाँ 3 क्लोरीन HNU दे दो। तो पहले भी बात किया था हम लोगों ने, BHC बना था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सब जगह क्लोरीन आ गया था, यही था ना। फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल के साथ कैसे था, फिनॉल से क्लोरीन कैसे लाए, यही है ना। तो PCl5 दे दो। PCl5 क्या करता था, Cl लाता था, OH की जगह Cl आएगा, और खुद क्या बन जाता था, POCl3 ना, प्लस HCl। ये क्या हो गया, ये माइनर ही रह जाता, क्यों? क्योंकि जैसे ही POCl3 बना, वो फिनॉल से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। POCl3 है, और यहाँ पे तुम फिनॉल दे दोगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉल का लोन पेयर विल स्ट्राइक ऑन फॉस्फोरस एंड क्लोरीन विल गो आउट। तो क्या बन जाएगा, POOPH, यहाँ पे भी OPH और ये OPH सब बाहर आ जाएंगे ना। अब ये एक प्रेसिपिटेट है, हैवी मॉलिक्यूलर मास, तो ये तो ज्यादा स्टेबल पड़ जाएगा ना। तो सोचो कि तुम्हें एक मॉलिक्यूल भी क्लोरो ये बनाना, और POCl3 जैसे ही बना इधर, POCl3 ही फिनॉल से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हें ये बनेगा कहाँ, इल्ड बहुत कम हो जाता है ना। तो इसमें मेनली ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ही बन जाता है। यहाँ TPP इज द प्रोडक्ट, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। इल्ड इज वेरी लेस। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो था यही था ना। तीनों क्लोरीन कहाँ गए, कौन सा तीनों क्लोरीन था बेंजीन में? किसमें 3 क्लोरीन ढूंढ रहे हो? POCl3, हाँ। पहले एक गया, फिर दूसरा भी इसी तरह से सेम रिएक्शन होगा, तीसरा भी सेम रिएक्शन होगा। इसमें भी क्या होगा, OPH है, ओ, यहाँ भी OH है। ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ से Cl बाहर, फिर तीसरा भी बाहर, तो तीनों PHO बन गया ना। जैसे अटैक करेगा यहाँ से H बाहर चला गया, और यहाँ से Cl बाहर चला गया, तो H और Cl बाहर, तो OPH OPH OPH। हाँ, ये अपन क्लियर हुआ। तो फिनॉल के साथ यदि कन्वर्ट करना है ना तो वो डिफिकल्ट है। फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाया था, याद है? कौन सा रिएजेंट था?
फिनॉल से बेंजीन नहीं, जिंक के साथ हिट करो, जिंक ZNO बन जाता है, बेंजीन रह जाता है। हाँ, जिंक डस्ट। मतलब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में पूछ लेता वो कि कहीं पे जिंक डस्ट डाल दिया तो क्या बनेगा। हाँ, ओके नेक्स्ट। उसके बाद हंस का रिएक्शन अभी किया था वो। राशिक प्रोसेस वो लर्न करोगे। बेंजीन के साथ HCl और O2 दिया हुआ है तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेटर वही था, Cl2 और FeCl3। ये कमर्शियली बनाने के लिए राशिक प्रोसेस है, इसलिए वो नहीं पूछता ये सब चीजें। सैंडवेयर, सैंडवेयर इंपॉर्टेंट है। कैटरमैन इंपॉर्टेंट है। देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन में क्या होता है, N2 + Cl- है। इसको तुमने थोड़ा भी हिट किया ना तो N2+ बाहर आ जाता है यहाँ, और ये क्या बन जाता है, पीएच पे प्लस आ जाता है। अब मान लो तुमने वाटर दिया ना, वाटर के साथ हिट किया हुआ है, तो वो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करके यहाँ पे OH आ जाता है ऐसे। इसको Ki के साथ हिट कर दिया तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। HbF4 के साथ हिट कर दो, ये पहले बन जाएगा N2BF4। पहले ये दोनों कंबाइन करेंगे और हीट करने के साथ N2 और BF3 बाहर, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 + BF3। तो ये सब लर्निंग है, बट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आएगा क्लोरो, डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसको यदि CuCl HCl यूज किया या कॉपर पाउडर के साथ HCl यूज किया तो यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। मैकेनिज्म भी आएगा बट वो करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। इस रिएक्शन का नेम है सैंडमेयर। मैकेनिज्म इधर भी कर सकते थे, फिर मैंने छोड़ देता हूँ कि मैकेनिज्म हर जगह सब यहीं पे नहीं, उससे में करेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड में, सैंडमेयर और कैटरमैन। सिमिलरली इसको CuBr और HBr दे दो, या CuBr नहीं देना तो कॉपर पाउडर दे दो और HBr दे दो, तो भी यहाँ पे ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये CuCl या CuBr वाला सैंडमेयर है और कॉपर पाउडर वाला गैटरमैन है। तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनाना है, सैंडमेयर या फिर गैटरमैन। रिएजेंट याद कर लेना, CuCl HCl क्लोरोबेंजीन इंपॉर्टेंट है, इससे आराम से फॉर्म हो जाता है। और C और HCl इससे भी क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ArN2Cl मतलब अरेनियम है और डाइजोनियम क्लोराइड, N2+ डाइजो होता है ना, और उस पर प्लस चार्ज आता है, डाइजोनियम क्लोराइड। तो पहले वाले का नेम लिखोगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है ना इसमें, और कोई क्वेश्चन ही नहीं आ सकता। सिर्फ यही N2Cl + CuCl एक स्टेप दे देगा तो Cl आएगा। तो ये डायरेक्ट कैसे पूछ सकता है, 3-4 स्टेप के बीच में एक डाल देगा ये। गैटरमैन ने कॉपर पाउडर यूज किया, गैटरमैन ने क्या यूज किया था, कॉपर पाउडर। ये कॉपर पाउडर यूज किया था, और सैंडमैन ने क्या यूज किया था, उसी का क्लोराइड यूज किया था। बस इतना ही डिफरेंस है। इसका नेम हो गया बेंजीन के साथ, अरेनियम कुछ भी ले लो, ये है बेंजीन या नाइट्रोबेंजीन या जो भी रहे, ये बेंजीन, और ये क्या है, डायजोनियम। IUM क्यों, पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरोनियम नाइट्रोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बहुत इजी है बनाना इससे। मैकेनिज्म है बट ये तुम्हें मैकेनिज्म नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में करेंगे हम लोग, यहाँ के लिए नहीं है। ये इसका प्रिपरेशन मेथड है ना, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, अराइल आइलैंड में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि क्लोरोबेंजीन कैसे रिएक्ट करता है, वो कैसे बना, उसका मैकेनिज्म। ये डाइजोनियम क्लोराइड में चला जाएगा, है ना, इसका क्या मैकेनिज्म है। हाँ भी सिर्फ लर्न कर लो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, तो उससे तुम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन आराम से बना सकते हो, या फ्लोरोबेंजीन।
मैकेनिज्म भी आएगा, और इसमें मैकेनिज्म करके कोई वेरिएशन नहीं आ सकता, क्योंकि वो नेम ऑफ रिएक्शन है। कि डायरेक्ट यही आरएक्स बनेगा तो आरएक्स बनेगा, आरसीएल बने, एआरसीएल बने, क्लोरोबेंजीन बनेगा तो वही बनेगा ही बनेगा। तो कोई वेरिएशन नहीं आता है। जैसे व्हाट्स रिएक्शन बहुत सारे वेरिएशन थे ना, आर एक्स प्लस एन आर आर बना, तो उसमें कई तरह का क्वेश्चन पूछ लेता था। यहाँ कई तरह के क्वेश्चन नहीं, सिंपल एक रिएक्शन में हो सकता है। मतलब सिंपली लर्निंग से तुम्हारा काम चल जाएगा। क्लियर हुआ कैसे हुआ? तो इसमें क्या हो गया, ये फ्लोरोबेंजीन के लिए मेथड, क्लोरोबेंजीन के लिए मेथड, ब्रोमोबेंजीन के लिए मेथड, आयोडोबेंजीन के लिए मेथड। तो फ्लोरीन आयोडीन अलग ही चलता है ना। तो आयोडोबेंजीन सबसे इजी है, KI के साथ हिट कर दो। इसका रिएक्शन का नेम क्या है? फ्लोरोबेंजीन वाला बाल्क साइमन रिएक्शन। इसमें यही N2BF4 बन गया, और हिट करोगे तो N2 बाहर, BF3 बाहर, फ्लोरोबेंजीन बन गया। अब डाइजोनियम क्लोराइड बनाते कैसे हैं? तो एक्चुअली बेंजीन पे तो नाइट्रेशन कर सकते हो, नाइट्रेशन कर दो, क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बन गया तो रिडक्शन कर दो, तो क्या बन जाएगा? NH2। और एक बार NH2 बन गया तो यहाँ NaNO2 और HCl दे दें, इसका भी मैकेनिज्म आएगा, बट अभी करके क्या फायदा। अल्कोहल में कर लेंगे इसका मैकेनिज्म, N2Cl बन जाएगा। और एक बार N2Cl बन गया तो बहुत इजी हो गया, इस पर कुछ भी इंट्रोड्यूस कर दो। नहीं तो बेंजीन पे हम लोग 5 ही चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन सा? एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और कौन सा? सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रेडरक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। बट इसके थ्रू और भी ग्रुप ऐड हो गए। एक बार N2Cl बन गया, तुमने इस प्रोसेस से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया, बस सिंपली हिट करना है। जैसे ही तुम यहाँ पे हिट करोगे क्या होगा? ये हिट करते N2 बाहर, ये बन जाएगा। अब जिसके साथ हिट किया वो आके ऐड होगा, OH, ID, KI। NaNO2 से हिट करोगे NO2 आएगा। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, बट डाइजोनियम क्लोराइड बहुत सिंपल रिएक्शन होता है। मैकेनिज्म सिर्फ फिर सिंपली इसको हिट कर दो, ये बाहर आ गया, है ना। फिर जो भी न्यूक्लियोफाइल है वहां पे ऐड कर दो, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। यहाँ ब्रोमीन ऐड हुआ, यहाँ क्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ आयोडीन। इसके कारण इस पर कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना हम लोग। इसलिए डाइजोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। अभी तो हम लोग को केवल हैलोजिनेशन वाले मैंने दिए हैं। फिनॉल भी नहीं लिखा है कि वाटर के साथ हिट कर दो तो फिनॉल आ जाएगा। जिसके साथ हिट करो उसका निगेटिव पार्ट डाल दो। CuCl HCl तो क्लोरीन का निगेटिव पार्ट, ब्रोमीन में ब्रोमीन का निगेटिव पार्ट, क्लियर, आयोडीन का निगेटिव पार्ट, फ्लोरीन का निगेटिव पार्ट। अच्छा आगे थोड़ा सा दे दिया था मैंने। हाँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाना है? वाटर के साथ बॉयल कर दो, वही N2 बाहर, OH आ जाएगा। या डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिडक्शन कर दो तो बेंजीन बन जाता है। तो बेंजीन के प्रिपरेशन में आता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बन सकता है। याद कर लेना, रिड्यूसिंग एजेंट H3PO2, ये रिड्यूस कर सकता है। या H3PO3 भी कर सकता है, H3PO4 नहीं कर सकता। क्यों? मैक्सिमम स्टेट में वो ऑक्सीडाइजिंग कैसे होगा तुम्हारा, रिड्यूसिंग कैसे होगा? वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता ना, H3PO4+5 में है वो। तो ये क्वेश्चन नीट में आ जाता है कि कौन कौन सा यूज कर सकते हो इसको। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना है तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट क्या आता है? याद कर लेना, H3PO2+1 है ना स्टेट, H3PO2 का +1 स्टेट है फॉस्फोरस का। तो मैक्सिमम H3PO4 तक जा सकता है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। H3PO3 माइल्ड पड़ गया, और H3PO4 बिल्कुल रिड्यूसिंग है ही नहीं। क्यों? ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता मैक्सिमम स्टेट में। या अल्कोहल ले लो, अल्कोहल भी तुरंत ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बन जाएगा ना। जैसे किसी IITS में अभी एक स्टूडेंट एनथ्यूज से पूछ रहा था कि ये कौन सा रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस C2H5OH। अब वहां पे जाके एग्जाम में याद नहीं आता, क्योंकि H3PO2 हर जगह यूज होता है, अल्कोहल जल्दी यूज नहीं करते वो। बट अल्कोहल भी तुरंत ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बन जाएगा, तो इसको रिड्यूस कर दिया। तो तुम्हें लर्न करना है ये, जब डायरेक्ट वाले रिएक्शंस आते हैं लर्न कर जाना है।
वाल साइमन रिएक्शन लिखा है मैंने, देखो 7th में, नोट्स में है नेम। हरीश सर, ऑर्गेनिक की थियरी बुक चाहिए तुम्हें? सोलोमन की एक बुक आती है, या बॉयड मॉरिसन आती थी, मैंने तो अपने समय बॉयड मॉरिसन पढ़ी थी, क्योंकि आईआईटी में जाओगे तो बॉयड मॉरिसन से ही पढ़ाते हैं। बट पूरे आईआईटी, पूरे इंडिया में वो लोग सोलोमन यूज करते हैं ज्यादा, और आईआईटी में बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बॉयड एंड मॉरिसन से ही काम चलता है। सोलोमन ज्यादा आईआईटी के करीब है, इसके लिए प्रिपरेशन में वही यूज कराते हैं। इसके अलावा एमएस, ये सब एमएससी लेवल बुक है, उसी से पढ़ना पड़ता है। आईएल फिनार की बुक आती थी। हाँ, ब्रूस की भी बुक अच्छी है। फॉरेन राइटर्स की बुक भरोसा कर सकते हो, बट इतना डेप्थ वाले कंसेप्ट नहीं आएंगे। नॉर्मल कंसेप्ट आ जाते हैं सब बुक में, बट ये एप्लीकेशन पार्ट है ना, आईआईटी के लिए आईआईटी टफेस्ट एग्जाम मानते हैं। क्यों? एप्लीकेशन ये लोग डेवलप करते करते बहुत दूर तक लेते चले गए, जो किसी बुक के बस का बात नहीं कि सब क्वेश्चन दे दे। ये सब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। और नोट से पढ़ो वही काफी होगा। मतलब तुम आईएल फिनार या बॉयड मर्सन या ये जो भी फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ लो, इतना डेप्थ नहीं मिलेगा। वो तुम्हें सरफेस लेवल पे थोड़ा ऊपर ऊपर करके बट अच्छा से समझाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन से। हाँ, तो काफी है कि तुम नोट से पढ़ लो तो सब हो जाता है तुम्हें। नोट्स ही पढ़ना चाहिए ऑलवेज। और तुम्हें मन करे तो ये सब का पीडीएफ मिल जाएगा, सोलोमन का, बॉयड एंड मर्सन का। तो बुक मत करो, एक बार पीडीएफ पढ़ के देखो, तुम्हें खुद लगेगा कि अरे ये सब फॉरेन राइटर जरूर है, मगर आईआईटी के लिए उतने काम नहीं करते हैं। हाँ, फिर भी कंसेप्ट अच्छा डेवलप कर देंगे, एल्कीन एल्काइन नॉर्मल वाले कंसेप्ट अच्छा डेवलप कर देंगे। मॉड्यूल भी ठीक है, बट नोट्स सबसे अच्छा होगा। क्वेश्चंस के लिए यूज करो मॉड्यूल को। मॉड्यूल तो वैसे एक बार थियरी पढ़ ही लो और नोट्स में कॉपी कर लो, यदि कुछ रिमेनिंग रह गया है तो। नोट्स तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए कि लास्ट में 10 बुक ना केवल नोट्स पढ़ना पड़े। नोट्स और कोई एक बुक जो तुमने लर्न किया, एमएस चौहान या जो भी हो, अपना बुकलेट ही बेटर होगा। हाँ, तो ये सब लर्निंग वाले रिएक्शन है, याद आएगा। एमएस चौहान ने सोलोमन बुक को आईआईटी के लिए चेंज किया था। हाँ, वही योग। बुकलेट से, एक बार तुम लोग थियरी बोल रहे हो कि बुकलेट से भी पढ़ सकते हैं ना, तो बुकलेट से भी पढ़ सकते हो, बट मेरे नोट्स पढ़ने के बाद सब तुम्हें सारी बुक्स बेकार दिखेंगी। जितने भी फॉरेन राइटर का बुक होगा, तुम कोई भी एक पीडीएफ उठा के पढ़ लो, उसके बाद नहीं पढ़ोगे उसे तुम। मतलब कंसेप्ट अच्छे देंगे वो लोग, है ना, बट डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं देंगे जो आईआईटी में आते हैं। ये एप्लीकेशन पार्ट जो हो गया। हमें तो वो थियरी पढ़ के ये नहीं होगा कि एमएस चौहान के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, नहीं होगा। एमएस चौहान की थियरी बुक भी है, सोलोमन, विद द सोलोमन प्राइड विद द एमएस चौहान। 90% हो जाएंगे तो 10% बीच बीच में आएंगे ना, अभी जैसे ये आ गया सैंडमेयर। अब सैंडमेयर अब डायरेक्ट क्या पूछ लेगा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से CuCl और HCl और ये बनता है। तो एक साथ 4-5 लाइन का पूछेगा, ए से बी, बी से सी से डी, बीच में कोई एक होगा सी से डी में CuCl HCl, तो तुम्हें याद आना चाहिए हाँ क्लोरोबेंजीन बनता है। मतलब जिसमें मैकेनिज्म नहीं होता है उतना, है ना, डायरेक्ट वाले प्रोडक्ट होते हैं, तो वो एक आंसर ना दे के एक साथ ABCD करके पूछ लेगा तुम्हें कि क्या होगा प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया, एडवांस के लिए केमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक करोगे? एमएस चौहान की बुक करनी है तुम्हें अभी। बुकलेट ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स लर्न किया ना,
उसके बाद बुकलेट के सारे क्वेश्चन ये नहीं कि हो जाएंगे, वो डाउट के रूप में पूछ लो, जितने हो गए हो गए। उसके बाद इतना दो के क्वेश्चन लर्न करो, मेरे नोट्स के और बुकलेट के काफी हो जाएंगे, या नोट्स के या MS चौहान के, वो सब चल जाएगा। वो ऐसे करेगा, SnHCl, दूसरा NaNO2HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री ऐसे दे देगा। थर्ड, KI के साथ हीट, क्या प्रोडक्ट होगा, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो फर्स्ट में क्या बन जाएगा, पहले NH2, दूसरा में डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब जिसमें कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट लर्निंग है, तो उसको ऐसे यूज करा लेता है वो IIT। क्योंकि पूछना तो वो भी है, ये भी टॉपिक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछे, तो ऐसे पूछ लेगा, देखना एक स्टेप नहीं 3 रिएक्शन मिला के फाइनल पूछ लेगा। क्लियर? ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो 10% भी यही सब क्वेश्चन है जो मैंने बोला था, 90% हो जाएंगे, 10% ये सब फ्लोरोमेंजिन, क्लोरोमेंजिन। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में तुम्हें याद होगा कि ये लेस रिएक्टिव होता है, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव SN1 SN2 के लिए, याद है क्यों? पहले तो एक DBC है, जो DBC के कारण क्या था, नो सब्स्टिट्यूशन, SN1 और SN2 नहीं हो पाता था। SN1 बनाओगे तो एक और प्रॉब्लम आएगा, कार्बोकेटायन प्लस पे आएगा, ये लेस टेस्टेबल होगा। ये होगा ना। और SN2 में क्या होगा कि जब ये अटैक करने जाए तो उसे हिंडर्ड ABMO मिलेगा। ये सब नोट्स में था सब्स्टिट्यूशन वाले में, कि क्यों नहीं करता था, इसमें हिंडर्ड ABMO प्लस अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, था ना, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट बनता है ना, तो ये तो रिंग ओपन ही नहीं हो पाएगा, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट कैसे बने, इसलिए SN2 नहीं हो पाता था। और DBC नहीं है, इसलिए SN1 SN2 कुछ नहीं होता था। तो नोट्स देखो, ये वहां पे था सब्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं होता अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड। क्यों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, लिखा हुआ है ना, SN1 नहीं हो पाता, डबल बॉन्ड के कारण SN1 SN2 कुछ भी नहीं होगा। और इसके अलावा SN1 फिर भी फेवर नहीं करता, क्योंकि कार्बोकेटायन भी अनस्टेबल बन जाता। SN2 क्यों नहीं फेवर करता, हिंदर्ड ABO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, और अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हुआ? ARSN मुझे लगता सर ने करा दिया था, ARSN सर ने करा दिया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट, ARSN और SNAR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। तो अभी तो बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, फिर कैसे हो सकता है? इसका दो मैकेनिज्म देंगे हम लोग, एक होगा एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है, और एक होगा एलिमिनेशन एडिशन। पहले एडिशन फिर एलिमिनेट हुआ है, दूसरे में हो गया एलिमिनेशन एडिशन। तो पहला एडिशन एलिमिनेशन की बात करें तो कब होता है, वो देखो, उसके लिए कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, तो ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। जैसे यहाँ पे OH माइनस, मान लो Cl हो गया, तो Cl पे OH माइनस का नो चांस क्यों जा पाया, ये जाएगा तो रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, हिंडर्ड ABMO है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होने दे रहा। बट यहाँ पे एक NO2 ग्रुप डाल देना तो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया उसने, तो ऑक्सीजन इसके और अप्रोच कर पाएगा वो, तो डायरेक्ट Cl को बाहर नहीं करेगा। वीक बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड ना, तो पहले जाके OH ऐड हुआ और यही RDS होगा, क्यों? एरोमेटिसिटी लॉस्ट, NO2 का माइनस है इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आराम से मूव कर रहा है ना।
तो ये हो गया Cl और ये हो जाएगा OH ऐसा। और जैसे ही OH माइनस अटैक किया ये बॉन्ड इधर आएगा, निगेटिव चार्ज अटैक किया तो कार्बन आयन ही बनेगा। पहला स्टेप एरोमेटिसिटी लॉस्ट। दूसरा स्टेप क्या होता है, यही तुम्हारा क्या होगा, RDS होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा स्टेप होगा एरोमेटिसिटी रीगेन, फिर से वापस ये रीगेन करेगा, निगेटिव चार्ज है वो वापस करके Cl को बाहर, ये फास्ट हो जाएगा। ऐड होने में ही प्रॉब्लम था, एक बार ऐड हो गया तो ये आराम से एलिमिनेट होके फिर से ये वापस आ गया यहाँ पर OH, तो Cl के जगह OH आ गया ना, मतलब -M ग्रुप। यदि तुम ये निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे जाएगा, इसका रेजोनेंस होके ये निगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे चला जाएगा ना, अल्टरनेट पोजीशन, ClOH ये यहाँ पर आ गया। अगले स्टेप में ये शिफ्ट होके कहाँ पे आएगा, फिर ऑर्थो पे आ गया। इसके कारण निगेटिव चार्ज कहाँ पर अपीयर होता है, नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। तो रेट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, कार्बन आयन ना। तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है, ऑर्थो एंड पैरा पे ना। कार्बन आयन का निगेटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो पे, पैरा पे। तो ऑर्थो एंड पैरा पे यदि तुमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दिया तो कार्बन आयन स्टेबल हो गया, तो रेट फास्ट होगा। मतलब रेट इतना फास्ट हो जाएगा कि तुमने 3 NO2 दे दिया ना, ये Cl है, यहाँ पे 3 3 NO2 दे दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तो विड्रॉ करके ले गया, ऊपर से इसमें क्या आता है, कार्बन आयन बनेगा, तो कार्बन आयन यहाँ पर आएगा, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, हर जगह स्टेबिलिटी मिलेगी इसे। H2O इसको रूम टेम्परेचर पे बाहर कर देता है, रूम से थोड़ा सा बाहर, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर, इसको बाहर करके OH ले आएगा। देखो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, क्लोरोबेंजीन का हम लोग बात कर रहे थे, बट उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रूम टेम्परेचर पे वाटर बाहर कर देगा और क्या बना लेगा, पिक्रिक एसिड। तो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन ऑकर विथ व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कहाँ पे होना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, तभी होगा। अब Cl के साथ NO2 और OH माइनस दे दो, तो यहाँ पे क्या दिया, एक्वस NaOH3, NaHSO3 क्या है, NaHCO3 सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट। वो एक बेसिक सॉल्ट है, एम्फीप्रोटिक है, बेसिक होता है, रेंज तो बेसिक ही आता है ना। तभी तो फिनोफ्थलीन को उसने क्या किया था, NaCO3 बना नहीं कि फिनोफ्थलीन का क्या कर दिया था, उसका कलर चेंज हो गया, यही था ना। NaCO3 OH माइनस का सोर्स है, तो IIT बहुत यूज करता है NaCO3, क्यों, किसी को स्ट्राइक नहीं करता कि इसका हाइड्रोलिसिस से OH माइनस आएगा। तो कहीं भी एक्वस NaCO3 देना तो समझ लेना OH माइनस। IIT बार बार यूज करता है, इसको याद रखना है, NaCO3 मतलब उससे OH माइनस आएगा, मतलब NaCO3 काफी है, हाइड्रोलिसिस से OH माइनस तक कम ही आएगा ना। स्ट्रॉन्ग OH माइनस दोगे तो बाहर करेगा ही करेगा, बट NaCO3 से कम OH माइनस आएगा, वो भी काफी है। देखो टेम्परेचर कितना दिया गया, 130 डिग्री, बट जब कंडीशन बेसिक रहे, जब कंडीशन बेसिक होगा तो क्या होगा, यहाँ OH माइनस दिया तो लास्ट में फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, बनेगा तो फिनॉक्साइड आयन ना। तो फिनॉल बनाना था, लास्ट के स्टेप में H+ देना पड़ता है, तब फिनॉल आएगा। मतलब किसी रिएक्शन को बेसिक कंडीशन में कराओ, ये बेस है OH माइनस, तो फिनॉल बन के कैसे रहेगा, वो OH माइनस उसका लेके गया, फिनॉक्साइड आयन बन के रहता है, तो लास्ट में हाइड्रोलिसिस, तो वही दिया हुआ है ना ClNO2 के साथ। पहले स्टेप में कितना दिया, तो डाउट साथ में क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ। अब Cl के साथ NO2 है, OH माइनस दे और एक्वस NaCO3, बात तो वही है, OH माइनस आएगा तो वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, यहाँ OH और NO2 बना, बट ये तो हट जाएगा ना, बेसिक कंडीशन वो माइनस आ गया,
फाइनली तुम H प्लस देते हो कि वापस से फिनॉल बन जाए, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना, ये ना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पायरा नाइट्रोफिनॉल, कौन सा ज्यादा एसिडिक है? यही मेंस का रिपीटेड क्वेश्चन, ऑर्थो नाइट्रो की पैरा। हाँ अनुराग, करेक्ट है। ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, इंट्रामोलिकुलर तो ब्रेक ही नहीं होता जल्दी। पैरामोर है। नहीं, याद करो, पैरामोर होता है। ऑर्थो में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बस नहीं जल्दी बाहर जाता है। तो पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पैरा की ऑर्थो? सबका रॉन्ग हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। अरे ऑर्थो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो दो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए, तब क्या होगा, पैरा का ज्यादा होगा। दो ऑर्थो, ऑर्थो में क्या होगा, दो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दोनों के बीच वैन डेर वाल्स फोर्स आ जाता है ना, OH NO2। देखो जेई मेंस क्रैक करना है तो बहुत इजी है। पिछले साल के पुराने जेई वाले सारे क्वेश्चन रन कर जाओ, वही सब आते रहेंगे, यही सब क्वेश्चन है, कई कई बार आए हुए दिखेंगे तुम्हें, है ना। तो कम से कम 43 ईयर्स वाला सॉल्व करके जाते हो तो जेई मेंस में तो अच्छा आ ही जाएगा, 200 मार्क्स तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन देते हैं ना। तो वैन डेर वाल्स फोर्स है, तो क्या होगा वो, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। पैरा रहता तो इंटरमोलिकुलर, इसमें क्या होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट, याद आया। सबका सब रॉन्ग पूरे बैच में, जबकि नोट्स में है ये, केमिकल बॉन्डिंग में। और मैंने बताया था कि कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा, ऑर्थो की पैरा? वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हाँ पैरा की, क्योंकि पैरा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये तो तुम्हारा ऑयली सब्सटेंस जैसा हो गया, वैन डेर वाल्स, लेस सॉल्युबल है ना, मोर सॉल्युबल। वो सब हो जाएंगे, क्या होता है ना कि थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा नहीं याद आ रहा, तो उससे डरने की बात नहीं है। अल्टीमेटली अभी 6-7 महीने आराम से बचे हुए हैं, जिसमें आराम से कई बार रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। इसीलिए मैंने बोला था मिक्स रिवीजन करते रहना, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मिक्स क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते रहो। फिर भी अभी तो कंडीशन बहुत ठीक है, तुम लोग का याद आ जाता है, कई लोगों को याद आता है। ओके, तो ये बताया था कि Cl के साथ NO2 के साथ OH के साथ NO2 आ गया। अब यहाँ पे दो दो NO2 दे दिया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पहले से ज्यादा होगा ना, सिंपल क्वेश्चन थे, यही पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इसमें फास्ट होगा, तो सिर्फ इसमें तुम्हें 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो बाहर कर देगा। और 3 NO2 है, तो देखो टेम्परेचर कितना होगा। हाँ सिर्फ 35 डिग्री काफी है, रूम टेम्परेचर काफी है। कहाँ, ये बिल्कुल नहीं बाहर जा रहा था, ये रूम टेम्परेचर पे बाहर चला जा रहा है। ओके, ये क्लियर हो गया ना क्या मैकेनिज्म है। अब मैकेनिज्म में देखो, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्या था इसमें, ये करेगा तो एरोमेटिसिटी लॉस, तो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे गया, वो ऑर्थो पे आया और यहाँ पे ऑर्थो पे गया, तो यहाँ से यहाँ तक निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है ना, यहाँ ClOH है।
तो इसका नेम क्या है? मेसन हैमर कॉम्प्लेक्स। जरूरत नहीं है, नाम नहीं याद है चलेगा। इस इस कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी पे, मतलब निगेटिव चार्जेस में यहाँ यहाँ और यहाँ पे आता है। तो बताओ कौन सा इजी रिप्लेस होगा? यहाँ फ्लोरीन हो तो वो निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, कि क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन? नहीं, फ्लोरीन का स्ट्रॉन्गर माइनस आई है। फ्लोरीन के साथ तो OH हो जाए और यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्या होगा? हाँ, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आते रहता है IIT में, क्योंकि मिस होगा ही होगा। इसमें फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल करेगा ना, और क्लोरीन, उसका माइनस आई वीक है, ब्रोमीन का और भी वीक है। यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्लोरीन का उतना माइनस आई नहीं आएगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जानबूझ के पूछता है, हर जगह RI मोर रिएक्टिव होता है हर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में, बट यहाँ पर फ्लोरीन वाला मोर रिएक्टिव होगा फॉर सब्स्टिट्यूशन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। और IIT तो एक्सेप्शंस का नाम ही है, जितने एक्सेप्शन है केवल वही पूछेगा वो। दूसरा वे भी है, यदि बहुत नॉर्मल तुमने पढ़ा था IIT में, जो जो तुम्हें लगे कि आंसर है उसका आंसर वो मत करना, जो तुम्हें लगे कि बिल्कुल ये आंसर नहीं होगा वही करना। ये ट्रिक भी काम करता है यदि बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो। अब पढ़ा हुआ है तो सोच लेना। पढ़ने के बाद नहीं, नोट्स पढ़ने के बाद तो याद ही रहेगा तुम्हें। ये मान लो याद आ रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना? हाँ, तब सोचना तुम्हें आयोडीन याद आया ना, क्या आयोडीन होगा? अच्छा, डीडी सर का लेक्चर का ये ट्रिक होता है, जो दिख रहा है वो बिल्कुल आंसर नहीं करना, है ना? IIT इसी का नाम है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो लाइफ में ये एक्सपीरियंस बहुत काम करता है ना। लाइफ में तुम बहुत सारी चीज चाहोगे कि ये हो जाए, बट होगा कुछ भी नहीं, फिर आदत हो जाएगी। इसलिए साइंस पढ़ने वाले लोग बहुत शांत रहते हैं, जानते हैं कि एक्सेप्शन हमेशा होता है। केमिस्ट्री का जिसका एक्सपीरियंस है, देखना, केमिस्ट्री जिसका अच्छा नॉलेज है बहुत शांत हो जाएगा। अरे छोड़ो, सब एक्सेप्शन निकलते रहता है। अरे लाइफ में वो मान के चलो, जो चाहते हो वो मिलेगा नहीं, बस शांति से जो मिल जाए उसमें खुश रहो। कोशिश करो आगे बढ़ने का, बस फ्रस्ट्रेशन नहीं। ये सोचो कितने बार क्वेश्चन आता है, क्यों आता है? देखने से लग रहा है अरे आयोडीन मोर रिएक्टिव होगा, बट फ्लोरीन है। हाँ, मैं भी शांत हूँ केमिस्ट्री पढ़ाने के कारण, केमिस्ट्री में ऑलवेज एक्सेप्शन है। और IIT जो है फुल ऑफ एक्सेप्शन, पूरा चैप्टर देखने से आप याद रखना कि अरे पूरा एक्सेप्शन है, जो तुम्हें नॉर्मल लग रहा है बिल्कुल हो नहीं सकता। नहीं तो टेस्ट क्या करेगा? हम मेंस होगा तो मत करना भाई, मेंस में एकदम सिंपल सिंपल होंगे। CHF3 CHCl3, विच वन इज मोर एसिडिक? कोटा फैक्ट्री देखा है? अच्छा, वो एक सीरियल वो लोग भी बोल रहे थे, सीनियर भी नहीं देखा यार। इतना टाइम ही नहीं मिलता मुझे, लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि कोई मूवी या कोई ये देख पाए, या इंटरेस्ट भी नहीं है ज्यादा देखने पे। मेनली मैं इंटरनल रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। सिंपली बहुत सिंपल से इफेक्ट होता है, तुम अपने ब्रेथ पे ध्यान दो ना, थॉटलेस हो जाते हो तुम, इतने इंजॉयमेंट के स्टेट में रहते हो कि बाहर कोई इंजॉयमेंट ही नहीं चाहिए तुम्हें। जस्ट मैं उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता हूँ। CHF3 और CHCl3 कौन सा ज्यादा एसिडिक हुआ? जो होता है वो होता नहीं है, जो दिखेगा तुम्हें। CHCl3, CHF3, CHCl3। वेदांत ने CHCl3 बोला है, ओके। कौशल ने CHCl3 बोला, अनुराग ने CHCl3 बोला, दर्शन फंस गया CHF3। ऋषभ CHCl3, हाँ यही ट्रिक है। CHCl3 होगा। ये GOC का क्वेश्चन, मोर एसिडिक। या तो मेरे नोट्स अच्छे से याद है तुम्हें, तब तो मत सोचना जो सोच रहे हो वही आंसर होगा। नोट्स का रिवीजन नहीं किया है, IIT में ऐसे ही गए हो तो जो जो सोच रहे हो उसका अल्टा आंसर करके आना। CHF3 इधर से जाएगा। इसमें क्या रीजन था बताओ? इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड आएगा। ये वैकेंट है ना, पी पाई डी पाई।
क्यों, ये माइनस एम बी है, और ये क्या होगा, ये ओनली माइनस आई है, ये ज्यादा स्टेबल होता था। तो क्लोरोफॉर्म फ्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म इधर भी पढ़ना है तो हो सकता है दे दे, ये क्वेश्चन तो जीओसी का ही है बट वो सब मिक्स ही रहता है। ओके, मिसेनाइमर कॉम्प्लेक्स को देखो क्या हो गया, उसमें निगेटिव चार्ज आ गया था, रेट किस पे प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो बना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि ऑर्थो एंड पैरा पे होगा तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल करेगा। हाँ, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। क्लियर। तो पहला स्टेप था आरडीएस, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दूसरा स्टेप क्या हो गया, एरोमेटिसिटी रीगेन, वो फास्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में पहला यही मैंने बताया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिया है तो याद कर लेना, एबीसीडी नोट्स अच्छे से याद है तो सब होगा। सेकंड बताओ, सेकंड क्यों ऐसा हुआ, सेकंड देखो, देख के क्लियर होगा। हाँ माइनस एम, एस आई आर आ जाएगा ना, एस आई आर कौन कौन सा था, NO2 NME2 SO3H COH, ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप होगा तो उसे आउट ऑफ प्लेन कर देता था। तो सेकंड वाले में फर्स्ट में क्या होगा, दो माइनस एम है, दूसरे वाले में NO2 का माइनस एम आएगा, बट थर्ड में NO2 माइनस आई शो करेगा, दो दो मिथाइल ग्रुप ग्रुप उसे आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं, इसीलिए ये ऑर्डर होगा। दूसरा क्लियर है, सेकंड एग्जांपल, थर्ड बताओ, नोट्स देखते जाओ। थर्ड एग्जांपल, Cl के साथ दो NO2 है तो दोनों ऑर्थो पैरा पे, तो फास्टर होगा देन वन एट पैरा, यही है ना। और एक माइनस आई तो है ना, कम से कम माइनस आई भी थोड़ा ठीक करेगा, है ना। सेकंड में, थर्ड वाले में केवल माइनस एम है। हाँ, तो ये सब डायरेक्ट वाले क्वेश्चन क्लियर हो, टू माइनस एम, वन माइनस एम, वन माइनस आई, हाँ ठीक है। लास्ट बाद वाला देखो, फ्लोरीन के साथ ओ और एन एस दिया है तो कौन सा फ्लोरीन को बाहर करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दिया गया है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लोन पेयर कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर ना, तो वही अटैक किया, फ्लोरीन बाहर। क्लियर। नेक्स्ट में देखो, NO2 के साथ Cl और F है तो किसको बाहर करोगे, जो ऑर्थो एंड पैरा पे रहेगा वही ना। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। अब NO2 यहाँ पे है तो एक्टिवेटेड तो यही है ना, माइनस एम का ऑर्थो एंड पैरा वाला एक्टिवेटेड होता है तो ये तो जा ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा NO2 का ऑर्थो या पैरा वाला को ही बाहर कर सकता है, तो यहाँ NO2 हो गया तो यहीं पे SH आएगा और यहाँ पे फ्लोरीन होगा, यही होगा ना। क्लियर हुआ कैसे हुआ। नेक्स्ट का, हाँ फ्लोरीन के साथ जो भी दे वो न्यूक्लियोफाइल जो भी रहे उसे हटा दो। जैसे CH3NH2 दिया हुआ है, वाटर जैसे OH आता है, CH3NH2 में क्या होगा, जो भी हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे कौन सा BR हो गया,
ये 2 हो गया NO2। अब H2 होगा तो OH लाना, H2 होगा तो क्या होगा, ये लोन पर अटैक करके OH आएगा। CH3NH2 होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा, फिर H+ हटा देना, NH बच जाएगा ना यहाँ पे। इस वाले केस में इट गिव्स OH, NH3 रहेगा तो NH2, यहाँ पे क्या आएगा NHCH3। ये सब लिखना आता है तुम्हें, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया तो H+ हटा के बाकी पार्ट ऐड कर दो यहाँ पे। ओके, ये क्लियर हो गया। ये हो गया वो ग्रुप जो जिसमें -M ग्रुप डाले हुए हैं। -M ग्रुप डालोगे तो एडिशन एलिमिनेशन, और -M ग्रुप नहीं है तो एलिमिनेशन एडिशन, एलिमिनेशन एडिशन। मतलब ये क्लोरोबेंजीन हो गया, सिर्फ क्लोरोबेंजीन। अब तुम यहाँ पे NaOH दे दो तो अब ये डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, ये भी एलिमिनेशन करेगा, यहाँ से H+ को हटा के जाएगा। इतना आराम से नहीं होगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होता है। इस स्टेप का नेम होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड 350 ATM ऐसे बदल देना पड़ता है, तो उल्टा लिख दिया, 350 डिग्री सेंटीग्रेड 300 ATM। ये डॉस प्रोसेस है। यहाँ जो फॉर्म होता है दैट इज बेंजाइन। यही हुआ ना। अब बेंजाइन मान लो ये C14 है, एक्चुअली एक बार C14 हो गया ना, तो जब वापस जब वाटर अटैक करेगा तो कहीं भी जा सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा OH14 पे भी आएगा, और यहाँ पे जो निगेटिव आएगा उसको एक्चुअली H+ मिल जाएगा, HOH से H+ मिल जाएगा, तो यहाँ पे फिनॉल आ गया। और दूसरा ये H2O जो होता है इस पोजीशन पे भी ऐड हो सकता है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो बस यही इस पार्ट का बात है कि ये 2 जगह पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे NGP में 2 पॉइंट पे एडिशन कई बार हुआ था, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये C14 है ना, तो OH यहाँ पे भी आ गया। एक्चुअली यदि C14 पे क्लोरीन है तो H2O यदि डायरेक्ट अटैक कर रहा है, जो इससे पहले वाला मैकेनिज्म था, कौन सा था, एडिशन एलिमिनेशन। तो जहां Cl हटा वहीं पे OH आना चाहिए था, बट जहां Cl है वहां पे तो OH आया ही, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ यहाँ पे। और एक बार Cl के बाजू में भी सब्स्टिट्यूशन हुआ था, इसको सिन सब्स्टिट्यूशन बोलते हो, मतलब बाजू वाले पे, और इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म तो फिर यही फिजिबल है ना, वो उसमें और उसके बाजू वाले दोनों पे आ रहा है, तो इसी का नेम है बेंजाइन मैकेनिज्म। तो कैसे होगा देखते हैं, पहले एक बार कर लें फिर डाउट्स देखते हैं। तो NaOH के साथ ये आ जाएगा, एक बार फिनॉल आ जाए तो माइनर प्रोडक्ट भी कुछ कुछ बनेगा, उसकी जरूरत नहीं है। अब होता क्या है कि हाँ, अब इसके लिए डॉस प्रोसेस में OH- बहुत स्ट्रांग, यहाँ एल्कोहलिक की वजह से काम नहीं चला पड़ा था, हम लोगों ने वहाँ NaNH2 दिया था। तो सिर्फ तुम यहाँ पे KNH2 दोगे ना, तो टेम्परेचर भी हाई नहीं चाहिए, प्रेशर भी हाई नहीं चाहिए, -33 डिग्री पे ये रिएक्शन होगा। बट अगेन सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे C14 कर दिया गया, तो जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला वो क्या मिल गया, जो NH2 आ गया उस C14 वाले पे तो मिला ही मिला, उसके बाजू वाले पे भी NH2 मिल रहा, मतलब ये C14 यहाँ पे चढ़ दो, NH2 यहाँ पे भी मिल रहा। इसका मैकेनिज्म बोला गया है कि वही बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है KNH2, तो लो टेम्परेचर चाहिए, बट OH- है तो स्ट्रॉन्ग हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 ATM के करीब चाहिए डॉस प्रोसेस में। इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में मैंने दिखाया Cl के साथ दोनों पोजीशन पे आया हुआ है। स्टेप 1 लिखा हुआ है, देखो तो हाफ पेज के बाद, पहले स्टेप में H बाहर गया, Cl बाहर हो गया, यही एलिमिनेशन था ना, E2 मैकेनिज्म। H और Cl एक साथ बाहर चले गए, तो ये बेंजाइन बन गया। अब बेंजाइन का क्या प्रोबेबिलिटी है वो देखते हैं। अब एक बार बेंजाइन बन गया तो NH2- जाके इस पे अटैक किया, तो निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ गया, फिर उसको H+ मिल गया, तो NH2C14 पे भी आ गया और उसके बाजू वाले पे भी आ गया, तो दोनों पोजीशन पे आया ना। क्यों आया ये क्लियर है, फिर बेंजाइन वगैरह देखेंगे क्या है कैसे। मतलब पहले स्टेप में क्या आ गया था, ये इधर तो था, इधर तो था, यहाँ पे भी था, ये 14 वाला। तो NH2- एक्चुअली जब अटैक करेगा
यहाँ अटैक किया तो इधर आएगा, NH2 C14 पे चला गया एक केस में, NH2 C14 को एस्टिक दे देते हैं। अब इसको माइनस, ये बाद में क्या होगा, NH2 माइनस तो NH3 के प्रेजेंस में होता है ना, NaNH2 वाटर में नहीं लेते हैं, नहीं तो अमोनिया बाहर आ जाएगा, NaNH2 को NH3 ही लेंगे सॉल्वेंट। यहाँ पे आ गया तुम्हारा NH2, बट ये कहाँ पे आ गया, C14 वाला। और दूसरा स्टेप था, वो कौन सा स्टेप होता, यदि ये यहाँ से इस पे अटैक कर जाए तब क्या हो जाता, जो 14 वाला है उस पे माइनस आ जाएगा और NH2 यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे HNH2। ऐसे। अब बताओ ये मैकेनिज्म क्लियर है यहाँ तक का। सेकंड का अच्छा ठीक है। बेंजाइन इलेक्ट्रोफाइल है ना, राइट, अनस्टेबल राइट, नहीं क्लियर है, ओके। हाँ विपुल, क्या नहीं क्लियर है बता सकते हो। अच्छा पहले डाउट भेजा था क्या। सेकंड केस में ये जो लिखा हुआ है इसमें ना, कहाँ पे है अपन लिख के बताओगे। वो तो एक ही पार्ट हो गया ना, सिमेट्रिकल है वो। C14 के लेफ्ट साइड या राइट साइड उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम है। और दो NH2 कैसे है ना, दो NH2 कहाँ पर है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे NH2 आ गया, यहाँ पे NH2। और एक सिन सब्स्टिट्यूशन मतलब NH2 एक यहाँ पर चला गया, मतलब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक जहाँ पे था वहां पे और एक बाजू में NH2 आ रहा है। ये दोनों का मैकेनिज्म बताया गया है कि होगा कैसे। बेंजाइन की इलेक्ट्रोफाइल वो नीचे लिखा हुआ है, बताता हूँ वो, पहले प्रोडक्ट लिखना आ जाए। प्रोडक्ट में क्या होगा, जो स्पिन सब्स्टिट्यूशन भी आता है, जो हैलोजन जो है वहां पे भी NH2 आएगा और बाजू में भी आएगा, दोनों 50-50% आता है। अच्छा हाँ, ये इतना तक क्लियर हो गया ना। ओके, तो नेक्स्ट में बेंजाइन का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा शायद तुम लोगों ने, तो अब देख लें कैसे। बेंजाइन में इस तरह से ये sp2 और sp2 होता है, तो ये जो दो वीक sp2 है ना, यही आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ये जीओसी में ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये पाई बॉन्ड किससे बनता है, 2sp2 हाइब्रिडाइज को ओवरलैपिंग से, ऑर्बिटल ओवरलैप, इनके ओवरलैप से तुम्हें ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। दिस पाई बॉन्ड इज व्हाट, फॉर्म्ड बाय टू वीक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ओवरलैप। तो ये क्या होगा, सेम प्लेन में होगा, इसका पी वाई इंटैक्ट है, रिंग के ऊपर, बेंजीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का रिंग है वो एजिटेज है, ये भी एजिटेज है, तो ये कहाँ पे ऐड करेगा, ये सेम मॉलिकुलर प्लेन में होगा ना। तो क्या ये इस पे प्लस एम या माइनस एम का इफेक्ट पड़ेगा क्या। नहीं, यदि तुमने प्लस एम दे भी दिया यहाँ पे, जैसे NH2 दे दिया, ये पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन विद दीज होगा, इसके साथ कंजुगेशन होगा। ये सबके पी ऑर्बिटल बेंजीन के ऊपर और नीचे रहेंगे एक रिंग बन के, बट ये तो बेंजीन रिंग में है, तो इट इज नॉट अफेक्टेड बाई व्हाट, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्लस एम या माइनस एम। हाँ बट अफेक्टेड बाई -I - M होगा। ये स्टेटमेंट याद है बेंजाइन के बारे में। दो क्वेश्चन बहुत फेमस है कि ये पाई बॉन्ड किससे बना है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को ओवरलैप से, और दूसरा नॉट अफेक्टेड बाई +M - M। याद है, इससे पहले जीओसी में सर ने बताया था ना।
ओके। हाँ, तो ये दो sp2 क्या होता है बेंजीन में, पाई सिग्मा स्टार, पाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहे हो, अच्छा वो फॉर्मेशन के समय तुम बोल रहे हो, एक बार फॉर्म हो गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है sp2, sp2s यही है ना, ये पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई ऐसे है, ये भी हाइड्रोजन sp2s है। अब ये दोनों sp2s हट जाए तो ये दो sp2 बच जाएगा ना, sp2 और sp2, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देते हैं, ये किसका ओवरलैप है, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन वाला है पार्ट वही हट गया ना, तो ये sp2 और ये sp2, तो ये पुअर ओवरलैप होगा, बहुत ही पुअर होगा ये, क्लियर ना। तो ये sp2 ओवरलैप है, तो हाइड्रोजन तो सेम प्लेन में होता है, ये पाई बॉन्ड भी सेम प्लेन में होगा, जैसे मैं बताऊं, ये क्वेश्चन पूछ दे NH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लोन पेयर किसके साथ कंजुगेशन होगा, वन ऑफ द पाई बॉन्ड, एक दूसरे के साथ नहीं होगा, क्यों, ये पी वाई है, तो ये पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा, बट ये पीजेड पीजेड है तो ये ओवरलैपिंग नहीं जाता है, याद है, मतलब दिस लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विद वन ऑफ द पाई बॉन्ड नॉट विद द बोथ द पाई बॉन्ड। यहाँ जब दो पाई बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा इसके साथ, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, है ना, कौन सा लोन पेयर, बट इसके साथ नो कंजुगेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछते रहते हैं इसके बारे में कि पाई बॉन्ड किससे बना है, वीक sp2 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड के ओवरलैप से, है ना, सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, और दूसरा ये सेम मॉलिक्यूलर फ्रेम में होता है तो प्लस एम माइनस एम का कोई रोल नहीं पड़ेगा, वो रिंग जो बेंजीन के ऊपर था और नीचे था वो अनअफेक्टेड अपना पड़ा हुआ है, वो प्लस एम माइनस एम से अफेक्ट होगा। हाँ, अब ये हो गया कि ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, अल्काइन क्या होता है, अल्काइन इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में ये इलेक्ट्रोफाइल रहता है, ऐसे ही रहता है ना, क्यों उसमें न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो सकता है, तो CH3 सी के साथ NU डबल बॉन्ड CE होता है, बट बेंजीन तुम्हारा, बेंजीन में भी क्या होगा, पाई क्लाउड है तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड होगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन नहीं होता, जबकि एल्कीन क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये दो मैकेनिज्म कर चुके हो। अब बेंजाइन आ गया तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ले लो तो ई प्लस अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी को शिफ्ट करो तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो स्टेबल होगा क्या, बेंजीन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल ना, हाईली अनस्टेबल, माइनस चार्ज तो चल भी जाता है ना, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन सब है, तो बेसिकली इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, फिर भी वो न्यूक्लियोफाइल को फेवर करेगा, निगेटिव चार्ज को अटैक करना, क्यों, कम से कम निगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल तो होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे, तो निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यही है ना, हाँ, तो ये स्टेबल की ओर जाएगा, तो बेंजीन पे डायरेक्ट प्लस या माइनस रहे तो माइनस इज मोर स्टेबल क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे देन प्लस, इसका नेचर क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिल फाइल अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसीलिए इस पे NH2 माइनस OH माइनस वगैरह अटैक करते हैं। ये क्लियर हो गया अभी, ओके, नेक्स्ट हो गया CH3Cl है, हाँ CH3Cl होगा, अब यहाँ पे ये प्लस आई माइनस आई वाले ग्रुप आए, तब ये कहाँ से जाएगा, CH3Cl है, और मान लो पैरा पोजिशन पे दिया, NH2 माइनस दो तो लेफ्ट या राइट कहीं से एक जगह से हटा दो, ये हो गया CH3, तो यहाँ बेंजाइन आ गया, अब बताओ
NH2 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। CH3 प्लस आई है, ये डिस्टेबल करेगा, ये प्लस आई है ना, तो निगेटिव चार्ज इसके जितना क्लोज आएगा उतना अनस्टेबल, जितना दूर जाए उतना अच्छा, इसलिए मेटा पे अटैक करेगा। दिस विल अटैक एट द मेटा पोजीशन सो दैट निगेटिव चार्ज इससे दूर ही रहे। मतलब ये बेंजाइन जहां पे भी रहेगा NH2 उसके क्लोज जाकर अटैक करेगा मिथाइल के, कि निगेटिव चार्ज बाद में कहीं अपीयर हो, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे। तो यहाँ पे NH2 यहाँ पे NH2 कहाँ पे आ गया, मेटा पोजिशन पे, बाद में इसको क्या मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा। तो इसमें मेटा प्रोडक्ट इज द मेजर। और वही क्लोरीन ले लें ऑर्थो पे, तब क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन तो यहीं पर है, पहले तो ये हटाओगे। अब बताओ इसमें कहाँ अटैक किया जाए, ऐसे दिखाते हैं। यदि तुमने इसको पैरा पे अटैक करते तो निगेटिव चार्ज मेटा पे आ जाता, मेटा पे आता था CH3 डिस्टेबल करता, इसको कहाँ पे अटैक किया जाए, इसको भी ऑर्थो पे अटैक करो कि निगेटिव चार्ज CH3 से दूर जाए, तब क्या होगा, CH3 के साथ यहाँ पे NH2 आएगा ना। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यदि कोई है, माइनस आई देखना, प्लस एम माइनस एम भूल जाओ, सिर्फ उसका माइनस आई या प्लस आई देखना। यदि प्लस आई है तो NH2 माइनस को नजदीक लाकर अटैक करो, जिससे निगेटिव चार्ज दूर चला जाए। यही है ना। और यदि यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे तो क्या होगा, पहले रिलीजिंग में बताओ क्या क्या डाउट है। नहीं लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन सब। CH3 का Cl का देखो, नेक्स्ट पेज पे दिखा हुआ है, अटैक किया था निगेटिव आया, तो दोनों पे अटैक करके दिखा हुआ है, मेटा पे और पैरा पे। पैरा पे अटैक करो, मेटा पे अटैक करो, तो मेटा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, निगेटिव चार्ज पैरा पे चला गया, तो लिखा हुआ है ना मोर स्टेबल। और NH2 को पैरा पे अटैक करो तो निगेटिव चार्ज मेटा पे आ गया, तो वो क्या हो गया, लेस स्टेबल। ऐसे ही है ना। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे तो EWG होगा, तो बिल्कुल इसका उल्टा जाएगा, जैसे NO2 है, यहाँ Cl दे दो, तो पहले तो यहाँ से HCl निकलेगा। हाँ, NH2 माइनस दे दो यहाँ पे, तो बेंजाइन बेंजाइन मैकेनिज्म से ये यहाँ पे आ गया। NO2 क्या हो गया, माइनस आई है ना, NH2 माइनस को कहाँ अटैक करे तो फेवरेबल होगा, इसको मेटा पे अटैक करो, जिससे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाती है, ये माइनस आई से स्टेबल करेगा ना, इस केस में मेटा पोजिशन पे आएगा। अब पैरा पे रहता तो भी क्या हो जाएगा, बेंजाइन कहाँ पे ला रहे हो, यहाँ पे बेंजाइन आया, तो यहाँ पे फेवरेबल होगा NH2 माइनस, जिससे NO2 को क्लोज आए, तो जितना दूर हो सकता है उतना अटैक करो, जिससे निगेटिव चार्ज क्लोज जाए। गुड लिविंग ग्रुप, GLG मतलब गुड लिविंग ग्रुप होता है। हाँ, तो इसमें NH2 पैरा पे जाएगा। मतलब दो ही चीज देखना, मैं ये बताया था नहीं, पाई क्लाउड इसमें नहीं जाएगा रेजोनेंस में, वो कैसे बना हुआ बेंजेन। क्यों नहीं इफेक्ट होता बेंजाइन, अभी डाउट रह गया है ना ये, ऐसे होता है, ये कुछ पार्ट GOC में ही हो जाता है ऐसे, राइट। अब ये जो हो गया sp2 ऐसे है, sp2 ऐसे, अब यहाँ पे तुम OH दोगे, OH का लोन पेयर ऐसे है, वर्टिकल वाला, तो वर्टिकल वाले के साथ रेजोनेंस में जाएगा ना, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है क्या,
ये जो sp2 है ये मॉलिक्यूलर प्लेन में, तो इसका OH का प्लस एम रीच करेगा क्या वहां तक? ये तो बेंजीन के रिंग में है ना, बेंजीन के ऊपर नीचे जो पी क्लाउड है ना उसी के साथ लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, तो प्लस एम इसके अराउंड अपना एक रिंग बना के घूमते रहता है। और ये जो बेंजीन के प्लेन में आ गया तो मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो मॉलिक्यूलर प्लेन में क्या होगा? नो प्लस एम इफेक्ट। निगेटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के क्लोज बना उतना अच्छा है। ये क्लियर हुआ? मतलब यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, हाँ ये सेम प्लेन में, तो सेम प्लेन में कैसे होगा? ये सब जीओसी वाले पार्ट में डाउट है क्या तुम लोग का कुछ? हाँ माइनस आई तो लगेगा ना, माइनस आई को उससे क्या मतलब, प्लस एम माइनस एम से? तो मुझे लगता है बेसिक रेजोनेंस वाला ही पार्ट नहीं याद आ रहा तुम्हें, है ना? समझ में आ गया? ओके। हाँ तो रायल एलर्ट्स हो गया, रायल एलर्ट बस हो ही गया ऑलमोस्ट, आगे वाले रिएक्शन किए हुए। हाँ तो ये हो गया। अब इसको बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म, और बेंजाइन मैकेनिज्म इज एक्सक्लूडेड इन आईटी जेई सिलेबस। ऐसा कई टॉपिक होते हैं जो आईटी जेई सिलेबस में होते हैं, बट तुम आईटी के अलावा और भी एग्जाम देना उसमें होते हैं ये सब टॉपिक, तो तुम्हें सारे टॉपिक फिर करने पड़ जाता है अल्टीमेटली। ओके, फिटिक रिएक्शन देखो। फिटिक रिएक्शन जस्ट लाइक वर्ट्स रिएक्शन है। वर्ट्स ने क्या लिया था? आर एक्स प्लस एन ने आर आर आया था, यही था ना? और इसको देखते हुए 5 साल के बाद फिटिक ने अपना ट्राई किया अराइल हैलाइड के साथ, तो भी सेम रिएक्शन आ गया, ए आर ए आर। उसने अल्काइल के साथ किया, इसने अराइल के साथ, मैकेनिज्म भी वही। देख लो, क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम दे दो, बाइफिनाइल बन गया। मैकेनिज्म वही था ना कि कार्बोनाइन बना था और वो कार्बोनाइन जाके दूसरे पे अटैक किया था, यही था ना? हाँ डाइमर बन गया, यही होगा ना, तो बाइफिनाइल बन गया यहाँ पे। और वर्ट्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ सकता, डायरेक्ट रहता है। इसमें तुमने क्लोरोबेंजीन लिया और एक लिया CH3Cl, तो सोडियम किससे बाहर करेगा? सोडियम दोगे तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आके इसी को हटाएगा ना, तो इसका माइनस बन गया CH3 माइनस, और वो जाके इस पर अटैक करके Cl बाहर, तो क्या बन जाएगा? CH3 आएगा ना। फिर भी CH3 माइनस बना, तो मोस्टली तो यही CH3 माइनस बनेगा, पीएच माइनस बनने का चांस कम है। तो CH3 माइनस खुद पे भी अटैक कर सकता है, तो माइनर प्रोडक्ट RR भी होगा और पीएच भी होगा, बाइफिनाइल भी होगा। बट मेजर तो ये होगा ना, आर माइनस ही इसको हटाएगा, मतलब आर एक्स वाला पार्ट बिल्कुल आर माइनस बन गया और वो पीएच एक्स पे अटैक कर गया, तो ये मेजर बनता है टॉलुइन वाला पार्ट। तो इसको बोलते हैं वर्ट्स फिटिक रिएक्शन। वर्ट्स ने आर आर लिया था, आर एक्स, फिटिक ने आर एक्स लिया, और वर्स फिटिक दोनों को मिक्स कर दिया गया, आर एक्स और ए आर एक्स को, तो भी प्रोडक्ट आ गया। मैकेनिज्म एज यूजुअल जो सेम था, कार्बेनाइन बनाओ जाके अटैक करो, याद है? हाँ टाइमर। नेक्स्ट में देखो उल्मन रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन क्या था? आयोडीन है तो कॉपर के साथ करोगे तो भी बन जाएगा, तो सोडियम की जगह कॉपर दिया हुआ है। सोडियम असल में हाईली रिएक्टिव है, तो क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो सबके साथ बॉन्ड बना देता है। बट कॉपर उतना हाईली रिएक्टिव नहीं आया, हैंडल आराम से कर सकते हो लैब में, सोडियम को हैंडल करना इजी नहीं होता। तो कॉपर डालोगे तो जो लेस रिएक्टिव है वो कर जाएंगे, जैसे आयोडोबेंजीन, वो बाइफिनाइल बन गया, तो ये भी तो वर्ट्स रिएक्शन ही हुआ ना। नेक्स्ट पेज पे देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे है, आयोडोबेंजीन ग्रेटर देन ब्रोमोबेंजीन देन क्लोरोबेंजीन, है ना? तो ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन तो कम रिएक्टिव है, तो सोडियम के प्रेजेंस में तो बन जाता है प्रोडक्ट, बट कॉपर के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं। क्लियर ना?
तो रिएक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन पे यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो कॉपर भी उसको हटा सकता है। ये जस्ट लाइक वेरिएशन ऑफ व्हाट्स रिएक्शन, व्हाट्स में सोडियम था, इसने कॉपर लिया था। तो क्या हो जाएगा, जैसे NO2 के साथ दिया हुआ है तो बस डाइमर बना दो, आई हटा दो, CuI, NO2 ऐड कर दो। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, दो आयोडीन है, ये तो इंट्रामोलिकुलर हो गया, दोनों इंट्रामोलिकुलर से आयोडीन को हटा दो, क्या बन जाएगा फिर? ये दोनों हट के क्या होगा, आपस में बॉन्ड बना देंगे, या 4 मेंबर का रिंग बन जाएगा ना, तो वही बना दिया 6 मेंबर रिंग, बीच में क्या हो गया, एक 4 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। ऐसे ही आएगा, इसके साथ Cu का रिएक्शन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन सब। I2 हटा दो बीच से। नेक्स्ट वाला देखो, दो आयोडीन है, तो फिर डाइमर बना दो, 2 मोल का डाइमर, ऐसा बन जाएगा ना जो दिया हुआ। ओके नेक्स्ट वन, रिडक्शन। तो अभी बताया था कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाएगा, बेंजीन में था ये मेथड। जैसे फिनॉल से पूछा मैंने कि फिनॉल से कैसे बनता है, तो क्या था, Zn के साथ हिट करते हो, तो क्लोरोबेंजीन के लिए क्या करोगे, NiL NaOH दे दो, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा ना, तो रिडक्शन याद रखना, रेनी निकल, NiL NaOH, उससे हो जाता है। फिर वही Mg डाल दो, RMgX बन गया, वही है ना। क्लोरल के साथ रिएक्शन, इससे DDT बनता है, क्लोरल पहले है क्या, CCl3COH, और इसमें क्लोरोबेंजीन डाल दिया गया, ऐसा क्लोरोबेंजीन डाल दिया, ये H है, ये क्लोरोबेंजीन का H है, अब ये H2O बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, CCl3 C के साथ, ये पैरा पोजिशन से दोनों ऐड होके क्लोरीन, और एक यहाँ पे भी क्लोरीन और H, ऐसे ना। मैकेनिज्म पार्ट वैसे तो कीटोन का है, एल्डिहाइड का, बट यहीं पे देख लो, CCl3COH है, अब H+ दिया जाता क्या होगा, कौन के H2SO4 रहता है, ये इधर शिफ्ट होगा, तो CCl3 पे क्या आ गया, C के साथ OH, H यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लो, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जैसा, जब जाके इस पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्लियर, तो पहले एक तो ऐड हो गया, उसके बाद फिर से OH अपना काम करेगा, फिर से H+ दे रहे हो, फिर से कार्बोकेटाइन बनाएगा, H+ जाके इसको डिहाइड्रेट करके कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर किसी क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या बन गया, डाई क्लोरो, दो क्लोरीन है ना, डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो इथेन, इसका नेम होगा DDT, डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो इथेन, लिखा हुआ नेम ना, DDT। तो DDT से बनता है, ये ऑब्जेक्टिव लर्न करना पड़ेगा तुम्हें। पैरा से ही क्यों, ऑर्थो एंड पैरा में हमेशा पैरा मेजर होता है, पैरा में क्या होता है, हिंड्रेंस कम होता है, ऑर्थो में हिंड्रेंस ज्यादा रहता है। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये तो तीनों रिएक्शन क्लियर होगा। क्लोरोबेंजीन याद है, डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग क्या होता है, -I इज ग्रेटर देन +M, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये सब सर ने पहले करा दिया है, एरोमेटिक में ही है ना। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस, कहाँ पे कौन डायरेक्ट होगा, तो क्लोरीन दोगे FeCl3 के साथ ऑर्थो एंड पैरा, नाइट्रेशन करोगे तो NO2 ऑर्थो एंड पैरा, H2SO4 दोगे तो ऑर्थो एंड पैरा, यही होगा ना। पहला हैलोजिनेशन है, दूसरा नाइट्रेशन है, तीसरा सल्फोनेशन है, यही है। तो ये सब तो हर चैप्टर में आएगा, फिनॉल में भी आएगा ऑर्थो पैरा।
नाइट्रो बेंजीन में मेटा डायरेक्टिंग, ये सब याद है ना, ESR वाले रिएक्शन। ओके